बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 11 की पढ़ाई के साथ शुरुआत करते हुए फिजिक्स में ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण पार्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 12 में हम केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और फिजिक्स में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पार्ट को पढ़ेंगे। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पार्ट को जरूर पढ़ लेना होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण पाठ को शुरू करेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम केपलर के नियम को जानेंगे और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को भी समझेंगे। आइए आज के पहले विषय से शुरुआत करते हैं और जानते हैं केपलर के नियम के बारे में। हम जानते हैं कि केपलर का नियम ग्रहों की गति के नियम को बताती है। जोहान्स केपलर जर्मनी के महान खगोलिक वैज्ञानिक थे। 16वीं शताब्दी में डेनिश के खगोल वैज्ञानिक टाइको ब्रेह द्वारा कई प्रेक्षण दिए गए थे। केपलर ने टाइको ब्रेह के इन सभी प्रेक्षणों का बहुत ध्यान से अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित 3 अपने नियम दिए। आइए हम इन तीनों ग्रहों के गति के नियमों को अध्ययन करते हैं, यानी कि केपलर के नियमों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, केपलर के प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। केपलर का प्रथम नियम यह कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं और सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। आप इसे चित्र से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, केपलर के प्रथम नियम को कुछ चित्र के माध्यम से समझते हैं। 2 बिंदुओं F1 तथा F2 का चयन कीजिए। एक डोरी लेकर इसके सिरों को F1 तथा F2 पर पिनों द्वारा जोड़िए। अब पेंसिल की नोक से डोरी को तानिए और फिर डोरी को तनी हुई रखते हुए पेंसिल को चलाते हुए बंद वक्र खींचिए। दोस्तों, इस प्रकार हम प्राप्त बंद वक्र को दीर्घवृत्त कहते हैं। ये स्पष्ट है कि दीर्घवृत्त के किसी भी बिंदु यानी कि T पर F1 तथा F2 से दूरियों का योग अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नियत रहता है। अब बिंदु F1 तथा F2 दीर्घवृत्त की नाभि कहलाती है। दोस्तों, बिंदु F1 तथा F2 को मिलाइए। दोस्तों, अब इस रेखा को आगे बढ़ाइए जिससे यह P तथा A पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा PA का मध्य बिंदु दीर्घवृत्त का केंद्र है तथा लंबाई PO बराबर AO दीर्घवृत्त का अर्ध दीर्घ अक्ष कहलाती है। आइए दोस्तों, केपलर के दूसरे नियम को समझते हैं। केपलर के दूसरा नियम क्षेत्रीय चाल का नियम कहलाता है। दोस्तों, केपलर का दूसरा नियम यह कहता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा अर्थात ग्रह का सूर्य के सापेक्ष त्रिज्य वेक्टर समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। अर्थात इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल का मान हमेशा नियत रहता है। दोस्तों, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल को प्रसारित करती है।
यह नियम हमें यह बताती है कि ग्रह उस समय धीमी गति करते हुए प्रतीत होता है जब वे सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं और सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। आइए दोस्तों, केपलर के तीसरे नियम को समझते हैं। केपलर का तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम कहलाता है। केपलर का तीसरा नियम यह कहता है कि किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा हुआ समय T का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घाक्ष तृतीय घात के समानुपाती होता है। आइए दोस्तों, केपलर के तीसरे नियम को सूत्र द्वारा समझते हैं। दोस्तों, माना किसी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का मान T है तथा ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घाक्ष का मान R है, तो इस नियम को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। T का वर्ग समानुपाती होता है R के घन से। अब सामान्य रूप में समीकरण को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, T1 का वर्ग बटे T2 का वर्ग बराबर R1 का घन बटे R2 का घन। आइए दोस्तों, केपलर के नियम को चित्र माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए सूर्य मूल बिंदु पर है और यह भी मानिए कि ग्रह की स्थिति तथा संवेग को क्रमशः R तथा P से दर्शाया जाता है। तब m द्रव्यमान के ग्रह द्वारा डेल्टा T समय में प्रसर्पित क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा A इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण डेल्टा A बराबर 1/2 ब्रैकेट में R गुना V डेल्टा T। चूंकि V बराबर 2/m होता है तो समीकरण को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा A बटे डेल्टा T बराबर 1/2 ब्रैकेट में R गुना P बटे m। समीकरण को आगे हल करने पर हमें मिलेगा L/2m। यहाँ V वेग है तथा L कोणीय संवेग को दर्शाता है जो R गुना P के तुल्य है। अतः अंतिम समीकरण के अनुसार डेल्टा A बटे डेल्टा T एक नियतांक को बताता है। यही क्षेत्रफलों का नियम कहलाता है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का बल भी केंद्रीय बल ही है, इसलिए क्षेत्रफलों का नियम न्यूटन के नियमों के इसी लक्षण का पालन करता है। आइए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को समझते हैं। दोस्तों, न्यूटन को पेड़ से गिरते हुए सेब का प्रेक्षण करते हुए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम तक पहुंचने की प्रेरणा मिली। अब न्यूटन ने अपने विवेक के आधार पर यह स्पष्ट अनुभव किया कि Rm त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा करने वाले चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण एक अभिकेंद्र त्वरण आरोपित होता है। इसका परिमाण कुछ इस समीकरण से दिया जाता है, Am बराबर v का वर्ग बटे Rm बराबर 4 पाई का वर्ग Rm बटे t का वर्ग। यहाँ v चंद्रमा की चाल को दर्शाता है जो आवर्तकाल t से इस प्रकार संबंधित है, v बराबर 2 पाई Rm बटे t। दोस्तों, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को कुछ इस प्रकार बताया, क्योंकि इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को गणितीय प्रणाली द्वारा समझते हैं। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है। माना कि किसी बिंदु द्रव्यमान m2 पर किसी अन्य बिंदु द्रव्यमान m1 के कारण बल F का परिमाण कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा, F बराबर G गुना m1 गुना m2 बटे R का वर्ग। चूंकि सदिश रूप में समीकरण को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, F बराबर G गुना m1 गुना m2 बटे R का वर्ग गुणित माइनस R सदिश। समीकरण को आगे हल करने पर हमें मिलेगा F बराबर माइनस G गुना m1 गुना m2 बटे R का वर्ग गुना R सदिश, जिसे आगे हल करने पर समीकरण हमें कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस G गुना m1 गुना m2
बटे आर का घन गुना आर सदिश। यहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को दर्शाता है। दोस्तों चित्र को देखिए। बिंदु द्रव्यमान m1 पर बिंदु द्रव्यमानों m2, m3 और m4 के द्वारा आरोपित कुल गुरुत्वाकर्षण बल इन द्रव्यमानों द्वारा m1 पर लगाए गए व्यष्टिगत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तब m1 पर कुल बल होगा। समीकरण F1 बराबर G m2 m1 बटे r21 का स्क्वायर गुना r21 का सदिश प्लस G m3 m1 बटे r31 स्क्वायर गुना r31 सदिश प्लस G m4 m1 बटे r41 स्क्वायर गुना r41 सदिश। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम प्रकरणों में हमें दो सरल परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए हम दोनों सरल परिणामों को समझते हैं। पहला नियम यह कहता है कि किसी एक समान घनत्व के खोखले गोलीय खोल तथा खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल ठीक ठाक उतना ही होता है जैसा कि खोल के समस्त द्रव्यमानों को उसके केंद्र पर संकेंद्रित मानकर ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों दूसरा परिणाम यह कहता है कि एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल शून्य होता है। इस प्रकार दोस्तों हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों सबसे पहले हमने केपलर के नियम को समझा और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को भी जाना। आइए जानते हैं दोस्तों कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय नियतांक के बारे में और उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण को भी समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे और उसके बाद हम अन्य भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां। अभी जो आपके सामने टेबल आई है ये स्थायी हैलाइडों को दर्शाती है। उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या TiX4, VF5 और CrF6 में प्राप्त होती है। Mn की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सरल हैलाइड में प्रदर्शित नहीं होती, परंतु MnO3F ज्ञात है और Mn के पश्चात सिवाय FeX3 और COF3 के कोई भी धातु ट्राइहैलाइड नहीं बनाते। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता या तो इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण होती है जैसे कि COF3 के संदर्भ में, या उच्च सहसंयोजक यौगिक जैसे VF5 और CrF6 में उच्च आबंध एंथैल्पी के कारण होती है। अब अगर हम अगली टेबल के बारे में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। ये टेबल दर्शाती है जितने भी धातुओं के ऑक्साइड हैं उनको,
ऑक्सीजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता ऑक्साइडों में प्रदर्शित होती है। ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या उनकी वर्ग संख्या से मेल खाती है। तो आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाशीलता की। संक्रमण धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता व्यापक रूप से परिवर्तनशील है। बहुत सी धातुएं पर्याप्त वैद्युत धनीय हैं तथा खनिज अम्लों में विलेय हैं, जबकि कुछ धातुएं उत्कृष्ट हैं जो कि साधारण अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होती। कॉपर धातु को छोड़कर प्रथम श्रेणी के तत्व अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जो 1 H+ आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ चुंबकीय गुणों की। तो 3 तरह के चुंबकीय गुण होते हैं। अब हम बात करेंगे चुंबकीय गुणों की। पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर मुख्यतः 2 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। पहला होता है प्रतिचुंबकत्व, जिसे हम अंग्रेजी में डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। जो दूसरा होता है वो उसे कहते हैं अनुचुंबकत्व, जिसे हम अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिज्म भी कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वे लोह चुंबकीय होते हैं। इन्हें अंग्रेजी में फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स का, तो वो है आपका आयरन, आपका निकल और कोबाल्ट। वास्तव में लोह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व का चरम स्वरूप है। बहुत से संक्रमण धातु आयन अनुचुंबकीय हैं। अनुचुंबकत्व की उपस्थिति अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके होने के कारण पैरामैग्नेटिज्म होता है। आप यहाँ पर किसी भी तत्व का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हिंदी में चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है और यहाँ पर म्यू इक्वल टू √n+2 होता है। यहाँ पर जो n है वो अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको n की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे म्यू की वैल्यू पूछेंगे, या फिर उल्टा भी हो सकता है, आपको म्यू की वैल्यू दे दें और n की वैल्यू आपसे पूछें। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये हमने बात करी चुंबकीय गुणों की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रंगीन आयनों के बनने की। जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है तो उत्तेजन ऊर्जा, जिसे हम अंग्रेजी में एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कहते हैं, उसका मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। सामान्यतः यह आवृत्ति दृश्य प्रक्षेत्र में स्थित होती है। दृश्य प्रक्षेत्र को विजुअल रीजन कहते हैं। प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। अब हम बात करेंगे संकुलन यौगिकों के बनने की। संकुलन यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से बंधन करके संकुलन स्पीशीज बनाते हैं, जिनमें अपने अभिलक्षणिक गुण होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं संकुलन यौगिकों के। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरकीय गुणों की। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। संक्रमण धातुओं का यही गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनाने के गुण के कारण है। उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है। आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3d एवं 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं। परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है
तथा अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं। ऑक्सीकारक अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती हैं। अब हम बात करेंगे अंतराकाशी यौगिकों के बनने की। जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे H, N या C संपाशित हो जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिकों की रचना होती है। ये यौगिक सामान्यतया असमीकरणमितीय होते हैं तथा न तो आयनी होते हैं और न ही सहसंयोजी। इसका कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि TiC, Mn4n, Fe3H और VH0.56। ये कुछ अंतराकाशी यौगिक होते हैं। अब हम बात करेंगे मिश्रातुओं के बनने की। मिश्रातु विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होते हैं। मिश्रातु समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं जिनमें एक धातु के परमाणु दूसरे धातु के परमाणुओं में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। इस प्रकार के मिश्रातुओं की रचनाएं उन परमाणुओं द्वारा होती है जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर हो। तो ये हमने बात करी मिश्रातुओं के बनने की। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने सबसे पहले उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां पढ़ी। उसके बाद हमने अन्य भौतिक गुणों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीजों को दोबारा से रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का तीसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे दर्पण समीकरण को और जानेंगे प्रतिबिंबों से जुड़ी एक और राशि के बारे में जिसे कहा जाता है आवर्धन। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले विषय दर्पण समीकरण के साथ। लेकिन दोस्तों, दर्पण समीकरण को जानने से पहले हम जान लेते हैं किसी प्रतिबिंब से जुड़ी कुछ राशियों को। तो जैसा कि यहाँ इस चित्र में एक उत्तल दर्पण से होने वाले परावर्तन को दिखाया गया है, जिसमें वस्तु दर्पण के सामने ही कहीं रखा है। इस दर्पण के लिए जैसा कि हमने देखा भी था कि मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है, जिसे यहाँ F से दर्शाया गया है। दोस्तों, ये वो बिंदु होता है जहां से प्रकाशिक अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं परावर्तन के बाद गुजरती हैं। और दोस्तों, दर्पण के ध्रुव P और इस फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी, और जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर F से दर्शाते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु यानी कि C, जिसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। और दोस्तों, ये बिंदु उस गोले का केंद्र होता है जिसके किसी भाग से ये दर्पण बना है। यहाँ पर ध्रुव P और इस बिंदु C के बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, जिसे R से दर्शाया जाता है और जो लगभग फोकस दूरी के दोगुनी होती है।
इसके बाद आती है वस्तु की दर्पण से दूरी, जो इस चित्र में PB है। इसे U से दर्शाया जाता है, जबकि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, जो इस चित्र में PB' है, इसे V से दर्शाते हैं। दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई को h से, जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से दर्शाते हैं। आइए अब जानते हैं इन राशियों की सही चिन्ह परिपाटी को। दोस्तों, आप सभी ने ग्राफ तो देखा ही होगा। किसी ग्राफ को बनाते समय हम जानते हैं कि मूल बिंदु से दाईं और ऊपर की राशियां धनात्मक होती हैं, जबकि बाईं और नीचे की राशियां ऋणात्मक होती हैं। तो यदि हम दर्पण के ध्रुव को ग्राफ के मूल बिंदु पर रखें, तो हम देख सकते हैं कि किसी उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होंगी, जबकि किसी अवतल दर्पण के लिए ये दोनों ही राशियां ऋणात्मक होंगी। इसके अतिरिक्त दोनों ही दर्पणों के लिए U अर्थात वस्तु की दर्पण से दूरी ऋणात्मक होगी, जबकि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए V यानी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, जबकि आभासी अर्थात दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए ये राशि धनात्मक होगी। और दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक होगी, जबकि उल्टे प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। दोस्तों, किसी दर्पण के लिए U, V और F के बीच का संबंध दर्पण समीकरण कहलाता है। आइए इस समीकरण को अब प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा कि किसी दर्पण, जैसे कि यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को दर्शाया है। इससे दर्पण समीकरण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज A', B', C लेते हैं तथा त्रिभुज ABC लेते हैं। क्योंकि इन दोनों ही त्रिभुजों के सभी कोण बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे, जिससे हम लिख सकते हैं कि इनकी समरूप भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी A' B' बटे AB बराबर B' बटे BC, और B' तथा BC को लिख सकते हैं क्रमशः PC माइनस PB' और PC जमा PB। इसी प्रकार त्रिभुज A', B', F तथा त्रिभुज DPF समरूप है, जिससे हमें प्राप्त होता है A', B' बटे DP बराबर B' बटे PF। और इसके अतिरिक्त DP जो बराबर है AB के, इसे समीकरण में रखने पर आता है A' B' बटे AB बराबर PF घटा PB' बटे PF। दोस्तों, अब हम इन दोनों ही प्राप्त समीकरणों के दाएं पदों को बराबर रख सकते हैं, क्योंकि इनके बाएं पद समान हैं। तो इनसे प्राप्त होती है समीकरण PC घटा PB' बटे PC जमा PB बराबर PF घटा PB' बटे PF। चलिए इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब जैसा कि हम किसी ग्राफ को बनाते समय ध्यान रखते हैं कि y अक्ष के बाईं ओर x का मान ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक होता है, ठीक उसी प्रकार हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दर्पण y अक्ष पर ही है, यानी इसके भी बाईं ओर वाली राशि ऋणात्मक तथा दाईं ओर वाली राशि धनात्मक होंगी। चलिए अब इन्हीं चिन्हों के साथ हम इस समीकरण में राशियों का मान रखते हैं, यानी PC जो बराबर होगा 2F के और PB' जो बराबर है V के, जबकि PB होगा U।
किंतु क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर है इसलिए ये ऋणात्मक होगा। इसके अतिरिक्त PF जो होगा F, तो राशियों का मान रखने तथा इसे हल करने पर आता है UF जमा VF बराबर UV। दोस्तों, यदि अब इस समीकरण के प्रत्येक पद को UVF से विभाजित किया जाए तो इससे हमें प्राप्त होती है दर्पण समीकरण, जो होगी 1/V जमा 1/U बराबर 1/F, जिसके आधार पर किन्हीं प्राप्त दो राशियों से तीसरी राशि का मान प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं बिंदुओं से जुड़ी एक और राशि को, जिसे कहा जाता है आवर्धन। दोस्तों, आवर्धन किसी वस्तु के प्रतिबिंब के आकार में वस्तु के संदर्भ में घटना या बढ़ना कहलाता है, या फिर प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। दोस्तों, आवर्धन को m से दर्शाया जाता है, जो बराबर होता है h' या फिर ऋणात्मक V/U के। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, और एक बार दोहरा लेते हैं आज के इस वीडियो में समझाए गए विषयों को। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने प्राप्त किया दर्पण समीकरण को, जिसके बाद हमने जाना आवर्धन को और प्राप्त किया आवर्धन को प्राप्त करने के लिए सूत्र। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे इसी पाठ के कुछ और विषयों को, जो हैं अपवर्तन का नियम, जिसके बाद हम देखेंगे किसी कांच के टुकड़े द्वारा अपवर्तन को, और इसके बाद समझेंगे जल में किसी वस्तु की स्पष्ट गहराई को। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है
तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है।
ये तो बहुत अच्छा है टीचर। लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-awards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या ये कैसा मजाक है? ना गद्दा है ना तकिया, फिर भी सोखता है बढ़िया। जो इतनी दोस्ती दिखाए, बोलो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? जो इसे सुलझाएगी वो पहेली की सहेली कहलाएगी। तो खुशी, ये सब तुमने किया है ना? मैम, मैं ऐसे नहीं कर सकती मैम। आपको तो पता है ना, मैं तो कितनी सीधी सादी हूँ। एकदम सीधी सादी है। हाँ, अच्छा रीटा, चलो पहेली सुलझाओ तो। ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, धोकर धूप में सुखा दिया जाए, सूती कपड़ा ही तो है इसका जवाब। बिल्कुल सही, पर और क्या हो सकता है? मैम, सैनिटरी पैड। सही जवाब, वेरी गुड पूजा। सैनिटरी पैड? हाँ। ये क्या होता है? अरे वही जो बाजार से या आशा दीदी से खरीदा जाता है। कुछ लड़कियां सूती कपड़े की जगह इसका इस्तेमाल करती हैं। मैं बताती हूँ। सैनिटरी नैपकिन या पैड को पैकेट से निकालें, पीछे लगे कागज को उतार दें और कच्छी के अंदर लगा लें। ऐसा करने से पैड चिपका रहता है और खिसकने का डर भी नहीं रहता। मैम, लेकिन कपड़ा इस्तेमाल करें या सैनिटरी पैड, फर्क क्या पड़ता है ना? एक को बस खरीदना पड़ता है और दूसरे को नहीं। अरे तुम लोग हंस क्या रहे हो? मैं भी कभी कभी सीरियस होती हूँ। अच्छा रीटा, अब बताओ तो, कपड़ा हो या सैनिटरी पैड, इस्तेमाल करने के बाद मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सिंपल है मैम, मार दिया जाए। कल माँ ने मुझे सिखाया था कि कपड़े को गड्ढे में गाड़ दे या जला दे। मेरे ख्याल से सैनिटरी पैड के साथ भी यही किया जाए। एकदम सही, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। वैसे रीटा क्लास में काफी बात करने लग गई है। हाँ? वेरी गुड। अच्छा, सैनिटरी पैड को तुरंत जला देना चाहिए या? सैनिटरी पैड गीला होता है तो उसे अखबार में लपेटकर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। और कुछ दिनों बाद सारे सैनिटरी पैडों को एक साथ लपेटकर जला दो। बहुत अच्छे। वैसे स्कूल के शौचालय में हमारे यहाँ इंसिनरेटर भी है। हम कपड़ा या पैड दोनों उसमें डाल के जला सकते हैं, है ना? ये हुई ना बात। वाह, दोस्ती हो तो रीटा और रुखसार जैसी। मैम, हाँ?
ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं भी तो रीता की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरी दोस्ती का क्या हुआ? अरे इसमें तुम्हारी दोस्ती कहाँ से आई? मैंने ही तो पहली चिपकाई। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। रीता, 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 हवा में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू, ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या गोरी, अरे खींचो मत। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को
मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, Inspiring Innovators of Tomorrow. Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge. मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।